नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग ईवीएस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उनके बारे में अच्छे से समझेंगे कि कौन सी चीज़ें क्या हैं और बहुत बेसिक समझेंगे, जिससे हर क्वेश्चंस के बारे में हमें एक अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं सारे, ये आपके यूपी टेट और सीटेट के बेसिस पे बनाए हुए क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, जो ये क्वेश्चंस है इसमें आपके कुछ नए और कुछ पुराने जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनमें से कुछ सम्मिलित किए हुए क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं और उनके राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित प्रश्नों का अध्ययन करो। तो पहले हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जिसमें है, मैंने क्रियाकलापों की योजना कितनी अच्छी बनाई थी, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया था और मुझे सचमुच कठिन क्या लगा था। तो ये एक बच्चे के बेसिस पे बनाया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें पूछ रहा है कि इसमें क्या है, ये सब मतलब जो ये सेंटेंस दिए हुए हैं इनका क्या कहना है। तो ये जो है ये बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन है। इन्होंने खुद से बनाया हुआ, इनका जो खुद की गणना की गई है स्वतः, वो इनका स्व आकलन है। किसी जानवर के संदर्भ में नीचे दिए गए विवरण को पहचानिए। इनका कहने का मतलब है कि जो ये संदर्भ दिया गया है, पहले इसको अच्छे से हम लोग समझें और फिर इसमें से बताएं कि कौन से जानवर के बारे में है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, और यह जो है दिन में 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है, और यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है तथा इसकी आयु लगभग 40 वर्ष होती है। तो इसमें से पूछ रहा है कि ये कौन सा जानवर है। तो भाई ये हमारे हैं सुलाथ भाई साहब, जो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। और सुलाथ की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें इनकी ये जो फिंगर हैं ये 3 फिंगर्स, 4 फिंगर्स, 2 फिंगर्स और 5 फिंगर्स वाले सुलाथ पाए जाते हैं। और ये बहुत ही स्लो होते हैं। सुलाथ मीन्स होता ही है आलसी। ये बहुत धीमे चलते हैं और ये कार्डेटा संघ के प्राणी होते हैं। और इनका जो वर्ग होता है, ये कौन सा वर्ग होता है, स्तनधारी होते हैं। और संघ इनका कौन सा है, कार्डेटा संघ के हैं ये। और ये बच्चों को जन्म देते हैं। तो साथ साथ ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये मैक्सिमम जो है ये दक्षिण और मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं, मध्यम आकार के होते हैं। और ये शाकाहारी स्तनधारी प्राणी होते हैं और बहुत ही आलसी होते हैं। और ये हमेशा वृक्षों पर ही रहते हैं, और ये जिस वृक्ष पर रहते हैं उसी वृक्ष की ही पत्तियां खाते हैं। और सुलाथ के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये अपने 40 वर्षों की उम्र में बहुत ज़्यादा, अगर ये बहुत बदलते हैं तो 5 से 6 पेड़ बदलते हैं। बाकी एक ही पेड़ पे जो है ये अपने पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। और जो अतीत में इनकी और जातियां थी सुलाथ की, तो उसमें क्या था कि कुछ जातियां जो इनकी वो समुद्र में तैर सकती थी, जो जलीय थी और हाथी जैसे बड़े बड़े थे। अभी तो ये छोटे आकार में घूमने वाली जातियां हैं, लेकिन इसके पहले जो होती थी वो कई हजारों लाखों साल पहले वो ऐसे होती थी कि वो पानी में भी तैर सकती थी और हाथी जैसे बड़ी होती थी। लेकिन अब ये लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके हैं। तो सुलाथ का अगर कहीं पे भी आए दिन में 17 घंटे, बस याद रखिए कि सबसे ज़्यादा सोने वाला जानवर है ये। तो आप बिना कुछ सोचे समझे सुलाथ पे ही टिक कर दीजिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है। तो जो पर्यावरण का अधिगम है उसमें शिक्षण अन्वेषण का जो उद्देश्य है वो आपका कौन सा है, पहले हम एक बार देख लेते हैं। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। उनके अंदर कटुता और भेदभाव नहीं रखना चाहिए बच्चों को। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। किसी चीज़ के बारे में जब आप अच्छे से नॉलेज रखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तभी तो आप उसके बारे में बता सकते हैं।
और समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जब आप समाज में लोगों के बीच में रहेंगे, उनका रहन सहन, खान पान, ये सब चीज़ें देखने का, उनके साथ उठने बैठने का आपको तरीका पता होगा, एक अवसर दिया जाए, तभी तो आप इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो हम आंसर देख लेते हैं इसमें से आपका हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम का जब सर्वेक्षण करते हैं तो आपको ये चारों चीजें मिलती हैं उस सर्वेक्षण में। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो कैक्टस के बीच जो अपना घोंसला बनाता है वो है फाख्ता। और फाख्ता आपने देखा होगा, ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला फाख्ता है। ये पक्षी जो है भारत सहित भारतीय महाद्वीपों में भी पाया जाता है। कबूतर की ही एक प्रजाति है जिसे हम फाख्ता कहते हैं, पंडुक कहते हैं, या अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। भारत में मिर्च लाने वाले व्यापारियों का संबंध किस देश से था? तो जो भारत में मिर्च लाने का संबंध था वो हमारा दक्षिण अमेरिका से था, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में ही सबसे ज़्यादा मात्रा में मिर्च पाई जाती है और दक्षिण अमेरिका से ही पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ही मिर्च का उत्पादन होता, इनका जो है व्यापार किया जाता है। और यहाँ की मिर्च जो है बहुत फेमस होती है, तो सब बीज ले आते हैं इस मिर्च का और अपने अपने देशों में अपने तरीके से उगाते हैं। ये देखिए एकदम लाल हरी सब मिक्स मिर्च है और ये भोजन के स्वाद को एकदम तीखा तड़का देती हैं। रीना की दादी उसे एक सूखे कुएं के पास ले गई और कहने लगी कि 20 से 25 वर्ष पहले इस कुएं में भरपूर पानी हुआ करता था, परंतु अब यह सूख गया है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कुएं का पानी किन कारणों से सूखा है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, आसपास के क्षेत्रों में कई बड़े बोरिंग पंप लगाए गए हैं, पेड़ कुएं आसपास की भूमि में कंक्रीट व सीमेंट बिछा दिया गया है, प्रत्येक घर में व्यक्ति नल ना होने के कारण अब कोई कुएं से पानी नहीं भरता। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो इसमें आपका आसपास के क्षेत्रों में कई बड़े बड़े बोरिंग पंप भी लग गए हैं। और दूसरा क्या है कि पेड़ कुएं और उसके आसपास की जो भूमि है वो, जैसे ये आपका एक कुआं है, तो जो ये पेड़ कुएं और इसके आसपास की भूमि है वो कंक्रीट और सीमेंट बिछा दिया गया, जिससे नुकसान हो रहा है। ये हम कुएं को देखते हैं, ये मान लीजिए कुआं है और कुएं के चारों तरफ सीमेंट और कंक्रीट और घास फूस, ये सब चीज़ें जब इकट्ठा होने लगती हैं तो धीरे धीरे कुआं क्या होता है, ये भरने लगता है और ये पानी पीने लायक उपजाऊ नहीं रह जाता, मतलब पीने लायक नहीं रह जाता। तो लोग इसमें कंकड़ पत्थर और ऐसे कई सारी चीज़ें फेंकते रहते हैं। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट और सेकेंड, ये सही है। सेवेंथ देखते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथन पर विचार करो। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं। कर्णम मल्लेश्वरी जी के बारे में इसमें बताया गया है। तो वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं, बिल्कुल हैं। जब वो कक्षा 12 की छात्रा थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करती थी, बिल्कुल करती थी। और जो है वह हरियाणा राज्य की हैं, नहीं वह हरियाणा की नहीं है। उन्होंने भारोत्तोलन में नए विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वह 130 kg का भार भी उठाने में सक्षम है। तो ये आपके राइट आंसर हैं कर्णम मल्लेश्वरी जी के बारे में। ये हैं कर्णम मल्लेश्वरी जी और इन्होंने जो है विश्व चैंपियनशिप में 3 कांस्य पदक पर कब्जा किया था। कितना? 3 कांस्य पदक इन्होंने जीता था विश्व चैंपियनशिप में। और इनको जो सबसे बड़ी कामयाबी मिली थी वो सन 2000 में सिडनी में ओलंपिक में मिली थी, जहां पर इन्होंने कांस्य पदक पर कब्जा किया था। और इसी पदक के साथ इन्हें भारत की पहली भारतीय महिला भारोत्तोलन के लिए चुना गया था। और जो इनके पहले थी
वो थी कुंज रानी। कौन थी? कुंज रानी। कुंज रानी पहले नंबर पे हैं, सेकंड पे हैं कर्णम मल्लेश्वरी और थर्ड पे हैं संजीता चानू। ये सब तीनों भारतीय हैं और इन्होंने ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली ये भारत की पहली महिला भी बनी है भारोत्तोलन में और पहली महिला एथलीट हैं ये। और इन्होंने कुल जो है वो टोटल मिला के सब 240 केजी और स्ट्रेच श्रेणी में इन्होंने 110 केजी और क्वीन एंड जंग्स में इन्होंने 130 केजी का भार उठाते हुए कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी कर्णम मल्लेश्वरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि समुदाय जो है एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन है। क्यों? क्योंकि यह जो है वास्तविक परिस्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। निम्नलिखित पदार्थों के किस समुच्चय में आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है? तो आयरन की जो भरपूर मात्रा पाई जाती है वो किसमें है? आंवला, गुड़, पालक, सरसों का साग और आपकी जो हरी सब्जियां हैं इन सब में जो है आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है। आयरन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल होता है या हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत उपयोगी होता है और आयरन से जो होता है वो हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन मतलब खून, हीमोग्लोबिन बनता है और यह क्या करता है कि आयरन जो है ये लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाई जाती है उन्हें हीमोग्लोबिन उन्हें आसान करता है, जिससे क्या होता है कि जिससे फेफड़ों में पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम बहुत आसान हो जाता है। और आयरन से जो है आयरन में क्या अमीनो एसिड और कोलेजन, अमीनो एसिड, कोलेजन, हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर को भी बनाने का काम करता है। आयरन का जो अवशोषण होता है वो पेट एवं पाचन तंत्र में होता है। तो आयरन जो है आयरन से क्या होता है कि मेन आयरन का जो ये शरीर को बहुत ताकत देता है जिससे शरीर आपका ऊर्जावान बना रहता है। और आयरन की कमी से जो बीमारियां मैक्सिमम देखने को मिलती हैं वो होता है कि सांसों की तकलीफ होती है, थोड़ा सा काम करते ही आपका पूरा शरीर थक जाता है, आपके नाखून खराब होने लगते हैं, हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इन सब की वजह से ये सब जो है आयरन की वजह से ही होते हैं। जब आपकी बॉडी में आयरन की कमी होती है तो उसके लिए आपको प्रचुर मात्रा में इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो ध्यान रखें कि आप अपने शरीर में आयरन की कमी ना होने दें। ये देखिए स्पाइनच है आपका, पालक और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें आयरन जो भरपूर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट है, जिन वस्तुओं में से प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती वो क्या कहलाती है? तो वो हमारी अपारदर्शी होती है, जिससे आर पार ना देखा जा सके और जिसमें से कोई प्रकाश कोई किरण कुछ नहीं गुजर सकता, वो क्या होता है? वो आपकी अपारदर्शी होती है। शिक्षक को प्रश्नों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? शिक्षक को प्रश्नों का सामना जो है वो किस प्रकार करना चाहिए? उन्हें सरलता व आत्मविश्वास से करना चाहिए, ताकि पहले वो चीज़ों को अच्छे से समझें, जानें, उसके बारे में फिर एक नए जोश आत्मविश्वास के साथ बच्चों को पढ़ाएं और उसके बारे में अच्छी जानकारी दें। नदी पर बने बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है? बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, बांध स्वदेशी जनों को स्वयं की नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं और ये जल विद्युत सेवाओं के बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। यह पानी व हवा को बिल्कुल प्रदूषित नहीं करते हैं। तो जो नदी पर बांध बनते हैं
ये आप देख पा रहे हैं नदी पे कुछ इस तरीके का बांध बनाया गया है। जैसे ज़रूरत होती है वो उसी हिसाब से जो है पानी छोड़ा जाता है। जबकि कभी कभी क्या होता है कि जब बाढ़ आती है तो ये पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, जिससे ये जो ब्रिज बने हैं इनके ऊपर से भी पानी क्रॉस होने लगता है। और अगर बांध को ओपन करने की कंडीशन आती है, जब भी ऐसी स्थिति आती है, तो आसपास के ये जितने भी इलाके हैं सब जलमग्न हो जाते हैं, जिससे आसपास के एरिया में बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्योंकि अचानक से जब इतना ज़्यादा पानी छोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। तो इस वजह से आसपास के इलाके में जो है ये बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जिसमें आपका आंसर फर्स्ट होगा, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? तो जो ये आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क है NCF, ये हुआ था आपका 2000 के बेसिस पे हुआ था। इसकी सिफारिश की गई थी। इसमें क्या था कि विद्यार्थियों की जो सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक और आर्थिक आवश्यकताएं हैं, इन सब के बारे में उसे संबोधित करती थी। ये हमारी NCF 2000। और जो 2005 का था उसमें ये NCERT के बेसिस पे सब था, CBSE बोर्ड पे। एक विलय की विघटन दर किस पर निर्भर करती है? एक विलय की जो विघटन दर होती है वो उसके तापमान पर निर्भर करती है। भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? इसमें से पूछ रहा है कि सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? द हिंदू, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस। तो जो सबसे पुराना समाचार पत्र है वो आपका है द हिंदू। हिंदू भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र है। ये आप देख सकते हैं द हिंदू। तो ये इंडिया का सबसे पुराना समाचार पत्र था। अब तो बहुत सारे आ गए हैं। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? पूछ रहे हैं हिमालयन माउंटेनियरिंग ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। एक बार हम देख लेते हैं ये इंस्टीट्यूट। तो ये इस प्रकार का एक इंस्टीट्यूट है और ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो जो टीवी रिमोट इकाई द्वारा प्रयोग होता है वो आपकी रेडियो तरंगे होती हैं और ये टीवी रिमोट है। इस प्रकार आपके घरों में अलग अलग कलर के टीवी रिमोट मिल जाएंगे। अशोक द्वारा किसे श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था? अशोक ने किन किन लोगों को श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा था? क्या वो केतकी व चारुशिखा थी? क्या वो महेंद्र व संघमित्रा थी? या वो सेल्यूकस तथा वासुमित्र थी? चंद्रगुप्त और निहारिका थी? तो अशोक ने किन दो लोगों को भेजा था श्रीलंका में प्रचार के लिए? तो वो थी महेंद्र और संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार का जिम्मा उठाया था। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता किसे माना जाता है? तो जैविक समुदाय का जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो कौन से जीव होते हैं? वो शाकाहारी होते हैं। एक बार हम जैविक समुदाय समझते हैं। जैसे ये आपका क्या है? ये आपके उत्पादक हैं और इन्हें कौन खाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, जिन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, जो शाकाहारी होते हैं। ये पूरी तरीके से इन्हीं के ऊपर निर्भर होते हैं। घास फूस पेड़ पौधे और हरी चीजें खाते हैं। ये कीट पतंगे हो गए, कैटरपिलर हो गई, गिलहरी है, स्क्वायरल है, ये सब शाकाहारी जीव होते हैं। ये सब किस पे डिपेंड होते हैं? आपके प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? शाकाहारी होते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है? तो जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो सबसे धीमी कहाँ होती है? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होने पर होती है। सतह स्कूल बैग, जूतों, सैंडलों में प्रयोग की जाने वाली वेल को जिससे दोनों सतह चिपक जाती है का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो आविष्कार है वो जॉर्ज मेस्ट्रेल ने स्विट्जरलैंड में किया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक बीजों को लंबे समय तक कीटों से बचाए रखने की एक पारंपरिक विधि है?
तो जो कीटों को बचाए रखने के लिए पारंपरिक विधि वो क्या है कि बीज के नीचे नीम के पत्ते बिछा देते थे, जिससे जो है उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। किस प्रकार के पौधों की जड़ें गहरी नहीं होती हैं, जिस कारण इन्हें बार बार पानी देने की आवश्यकता होती है? तो ये आपका क्रोटॉन है। क्रोटॉन ये एक प्रकार का सजावटी पौधा होता है जो अक्सर लोग अपने घरों के बगीचे में, बालकनी में, इन सब जगहों पे सजावट के रूप में यूज करते हैं। इनकी जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी के बहुत अंदर तक नहीं होती हैं, लगभग यहीं आसपास ऐसे फैली हुई होती हैं, जिसकी वजह से इनका जो पानी होता है बार बार सूख जाता है और इन्हें पानी देने की आवश्यकता बहुत जल्दी पड़ती है। केचुए किस प्रकार भूमि को उपजाऊ बनाते हैं? तो केचुए जो है भूमि को किस प्रकार उपजाऊ बनाते हैं? ये क्या करते हैं कि भूमि में छिद्र करके भूमि को पोला कर देते हैं और अपने मलमूत्र इत्यादि से भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं। जिसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। तकनीकी के संदर्भ में सही परिभाषा का चयन करो। तकनीकी के संदर्भ में तो तकनीक कार्य के निष्पादन हेतु आधुनिक यंत्रों एवं मशीनों का प्रयोग करती है। बिल्कुल। कार्य के निष्पादन की नवीन तथा बहुलाभकारी प्रणाली तकनीक है। हाँ है। जिसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ए और बी दोनों सही है। जंगल के लिए प्रमुख घटक क्या है? जंगल के लिए जो आपके प्रमुख घटक हैं वो क्या है? पेड़ पौधे व जंगली जीवों के भोजन, आवास तथा सुरक्षा के लिए एक दूसरे पर संतुलित निर्भर होना जंगल का प्रमुख घटक है। मधुमक्खी पालन की शुरुआत करने का उपयुक्त समय क्या है? मधुमक्खी, ये आप देख पा रहे हैं मधुमक्खी। तो मधुमक्खी पालन का शुरुआत का जो उपयुक्त समय होता है वो कौन सा होता है? वो आपका अक्टूबर से दिसंबर महीना होता है, क्योंकि इस टाइम फूल बहुत मिलते हैं और मधुमक्खियाँ जो है अक्सर शहद का उपयोग ये फूलों का रस चूस कर फिर उन्हें अपने छत्ते में, जिसे इनकी कॉलोनी या घर बोलते हैं, उसमें इकट्ठा करती हैं। और शहद जो है ये बहुत ही लाभकारी औषधि के रूप में यूज में आता है। पोलियो की बीमारी का मुख्य कारण क्या है? पोलियो की बीमारी का जो मुख्य कारण है वो विषाणु होता है। विषाणु ये एक संक्रामक रोग है जो छुआछूत से भी फैलता है। और पोलियो जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। इसमें फर्स्ट होती है वुलवार। फर्स्ट पोलियो जो होती है वो होती है वुलवार। इसमें क्या होता है कि इस टाइप की पोलियो जिन बच्चों के अंदर होती है उसमें उनके शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और उन्हें श्वसन से, सांस से जुड़ी हुई तकलीफ़ें होने लगती हैं। और सेकंड इसमें होती है स्पाइनल परलैक्टिक। कौन सी होती है? स्पाइनल परलैक्टिक होती है। ये सेकंड टाइप की पोलियो होती है। इसमें क्या होता है कि जो शरीर के कुछ हिस्से पूरी तरीके से काम करना बंद कर देते हैं, जिन्हें क्या होता है कि लकवा की शिकायत हो जाती है। शरीर के कुछ ही हिस्से ऐसा होते हैं। और जो थर्ड होती है वो होती है नॉन परलैक्टिक। कौन सी होती है? नॉन परलैक्टिक। ये थर्ड प्रकार की होती है। इसमें लकवा की शिकायत तो नहीं होती है, लेकिन क्या होता है कि ग्रसित व्यक्ति को जो है वो सर्दी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, चक्कर, ऐसे कई सारी बीमारियां होती हैं। मतलब ये सब कंटिन्यू जब बना रहता है तो उन्हें ये थर्ड प्रकार की पोलियो हो जाती है अब तो। और इससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका है कि बच्चे को भरपूर तरीके से माँ का दूध दिया जाए 6 महीने तक कम्प्लीटली, और उन्हें जो है 5 साल तक पोलियो की खुराक पिलाई जाए, जो आपके स्कूल में या पोलियो बूथ के सेंटर पर बहुत आसानी से उपलब्ध होती है, तो आप उसे मिस मत कीजिएगा। देखिए ऐसी बीमारियां हो जाती हैं पोलियो की कमी की वजह से। वर्ष भर तो बारिश नहीं होती, फिर वर्ष भर खेती कैसे होती है? ये कहाँ का है? ये सिंचाई के अन्य साधन कूपों, नहर इत्यादि से होती है। जहाँ पे हमेशा बारिश नहीं होती है वहाँ पे सिंचाई का साधन मेन यही होता है
कि कुएं से, नहरों से, ट्यूबवेल से, इन सब के द्वारा वहाँ खेती की जाती है। खानाबदोश जीवन व्यतीत करने वाले कबीलों के बच्चे को सरकार किस प्रकार शिक्षा उपलब्ध करा सकती है? तो जो खानाबदोश होते हैं उनके बच्चे को जो शिक्षा उपलब्ध होती वो कैसी होगी? वो अस्थायी प्राथमिक पाठशाला का संचालन करेंगे, जिससे जो है उन्हें शिक्षा उपलब्ध हो सके और ये बच्चे भी पढ़ लिख सकें, कुछ आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।